बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान तो वापस आ गए हैं, लेकिन आते ही उनको कोरोना हो गया है। कोरोना बहुत समझदार है। अब कोरोना उस मौका पर होता है जिस मौका पर मुलाकातें नहीं करनी, उस मौका पर होता है जिस मौका पर अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना है चीज़ों से, उस मौका पर होता है जब बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब को बार बार कोरोना हो रहा है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हुआ है, तो मेरी इत्तला के मुताबिक लंदन में जितने लोग मौजूद हैं जो उनसे मिले, जिन्होंने उनके साथ ट्रैवल किया, वो सारे लोग अभी तक अपने टेस्ट नहीं करवा रहे। या तो इनको इस बात का यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब का जो कोरोना है वो सियासी नौयत का है, या फिर उन्हें लगता है कि कोरोना उनको नहीं लगेगा। यानी उन्हें शक है कि शहबाज शरीफ साहब वाला कोरोना जो है वो उनको नहीं लग सकता, जिसको इससे पहले शहबाज शरीफ साहब मिलकर आए। नवाज शरीफ साहब से तो बड़ी करीबी जफ्फी डाली है, मुंह के साथ मुंह मिला के, और बाकी सबके साथ भी बड़ी अच्छी टाइट वाली जफ्फियाँ डाली हैं शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन उन सारों ने अपने कोरोना के टेस्ट नहीं करवाए। उन सबको अपने कोरोना के टेस्ट करवाने चाहिए, बल्कि उन सहाफ़ियों को भी जिनके साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब मिलते रहे हैं और वहाँ पर बहुत करीब उनके साथ आकर बातचीत करते रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब कोरोना लेकर पाकिस्तान आ गए हैं और अभी तक कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए जा रहे। लेकिन कोरोना ने एक सहूलत ज़रूर फराहम कर दी है शहबाज शरीफ साहब को। यानी एक बुरी चीज़ को, एक बीमारी को भी किस तरह पॉजिटिवली और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप शहबाज शरीफ से सीखिए। सीखना चाहते हैं तो आप प्लेटलेट्स गिरा कर नवाज शरीफ से सीखिए। आप सीखना चाहते हैं तो एक छोटी सी सर्जरी के लिए आप मरियम नवाज साहबा से सीखिए। ये चीज़ें आपको बहुत तेज़ी से सिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि बीमारी को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ की तैनाती करनी है और ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट था जो अब शुरू हो चुका है। आज मंगल का दिन है और इसी हफ्ते के अंदर एक फ़ैसला करना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फ़ैसला अभी नहीं किया जाएगा, 20 तारीख के बाद किया जाएगा। 25 को करें, 26 को करें, 27 को करें, फ़ैसला तो बिलाखिर करना पड़ेगा और फ़ैसला किए बगैर गुजारा नहीं होगा। अब क्या फ़ैसला करना है? नवाज शरीफ वाला फ़ैसला करना है या वो फ़ैसला करना है जो नवाज शरीफ वाला नहीं है? क्योंकि नवाज शरीफ वाले फ़ैसले में तो मेरिट नहीं होता, ये इमरान खान साहब का मानना है। और वो बार बार ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरिट की खिलाफ वर्जी करेंगे और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि चीज़ों को अपने हक़ में इस्तेमाल करें। तो नादरीन, शहबाज शरीफ साहब को फ़ैसला तो वही वाला करना पड़ेगा जो फ़ैसला उनको बताया जाएगा, चाहे वो कोरोना में हो, चाहे वो कोरोना के बगैर हो। लेकिन क्या शहबाज शरीफ वो वाला हौसला और हिम्मत अपने अंदर पैदा कर सकेंगे? मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इस वक्त पब्लिक की सपोर्ट उनके साथ है नहीं। और NRO 2 जिस तरह उन्होंने लिया है, जैसे उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया है, इन सारी चीज़ों का हिस्सा बनने वाला शख्स कभी भी अपने मोहसिनों के साथ बिगाड़ नहीं सकता। तो बिगाड़ने का इम्कान तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने पूरी कोशिश की है कि वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करवाएं, लेकिन मियाँ साहब वाला फ़ैसला मेरिट का नहीं होता। आज बिलावल की ज़ुबान आपने सुनी? बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जब बात की तो बिलावल की बातों में शिकवे की बू आ रही थी। यानी बिलावल ने इस तरीके से बात की कि जैसे वो खुश नहीं है। यानी बिलावल ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चल रहा, जब TV लगाते हैं तो कोई अच्छी खबरें नहीं मिलती। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की जो पहली जमात है ना, एस्टेब्लिशमेंट की पहली प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इस मरतबा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सारा ऑपरेशन लीड किया था। तो पीपल्स पार्टी अपने आप को बाहर करेगी उस मामले से जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाई मिलकर अपनी मर्जी से करने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप क्लियर कर लें। दूसरा, जो वो मिलकर करने की कोशिश करेंगे उस पर इमरान खान साहब ने एक और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ से कहेंगे कि इमरान खान को नाअहल करवाएं। ये इमरान खान साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ को कहेंगे, जो नया आर्मी चीफ आएगा उसको ये कहेंगे कि इमरान खान को नाअहल करवाएं जनाब। और इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि नवाज शरीफ जिसको भी आर्मी चीफ लगवाएंगे उससे कहेंगे कि किसी न किसी तरह इमरान खान को नाअहल करवाएं। और ये बात उन्होंने अपने चिश्तियाँ में जो वो जलसा कर रहे थे इमरान खान साहब, क्योंकि चिश्तियाँ वो गए नहीं, वहाँ पे जो कारकुन, क्योंकि हर तरफ से अब लॉन्ग मार्च निकल पड़ा है और हर तरफ से आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो जो चिश्तियाँ वाले कारकुन हैं उनसे बात करते हुए इमरान खान साहब ने ये कहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने अब एक बयान दाग दिया इस मौके पर। उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नून लीग का कोई फेवरेट नाम नहीं है। वजह यह है कि ख्वाजा साहब भी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी आदमी हैं। ख्वाजा साहब जब पिछली मरतबा इलेक्शन हार रहे थे उस्मान डार से, तो इन्होंने आर्मी चीफ को फ़ोन किया था
और बकौल ख्वाजा साहब के उसके बाद मामलात उनके हक में चले गए। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इन्होंने फ़ोन किया कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, और उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन जीत गए। ये बात अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं इसके ऊपर और कुछ कहना नहीं चाहता। तो ख्वाजा आसिफ साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, वो नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस इख्तलाफ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लिहाजा उन्होंने कहा कि नून लीग का कोई फेवरेट नाम नहीं है, और उन्होंने कहा कि 18 या 19 नवंबर के बाद ही आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुशावरत होगी। सिपा सलार की तैनाती के लिए मुस्लिम लीग इनका कोई फेवरेट नाम नहीं है। अब कह रहे हैं कि मुशावरत होगी, और पहले कह रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ बरतानिया गए हैं। अब बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सीनियरिटी लिस्ट में जो सबसे सीनियर होगा ना, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बन जाएगा। तो ये दो लिस्टें शुरू होती हैं। एक लिस्ट शुरू होती है जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम से, दूसरी लिस्ट शुरू होती है जनरल साहिर शमशाद साहब के नाम से। अब जो आसिम मुनीर साहब वाली लिस्ट है, वो पिछले साल अक्टूबर में जब मैंने इस पर प्रोग्राम किया तो GHQ से मुझे बड़ा सख्त उसके ऊपर शिकवा आया। बहुत ताकतवर लोगों ने मुझे शिकवा किया कि आपने ये नाम कहाँ से डाल दिया भाई, ये तो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा इनका नाम नहीं है। जो टॉप प्रायोरिटी के ऊपर जो लिस्ट में पहला नाम है वो जनरल साहिर शमशाद साहब का है। तो मैंने कहा जी मैं इसको ऐसे कर दूं। उन्होंने कहा जी आप इसको ऐसे भी ना करें, आप इसको ख़त्म ही कर दें। तो रिक्वेस्ट करके उसको मेरे से ख़त्म करवाया गया था, मुझे आज भी याद है। और थोड़ी सी इसके ऊपर जो है वो तलखी भी हो गई थी। मैंने कहा बाकी जगहों पे ये लगा हुआ है, इसको वहाँ से हटवाएं। तो उन्होंने कहा जी पहले हम सब जगह से हटाते हैं, जब हट जाएगा तो आप देख लीजिएगा, फिर आप भी इसको अनलिस्ट कर दीजिएगा। तो तब मैंने बाद में इसको अनलिस्ट उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर कर दिया था। मेरे पास आज भी वो पूरा का पूरा वीलॉग पड़ा हुआ है रिकॉर्ड के तौर पर, मैं वो दिखा सकता हूँ। अब एक और फेक न्यूज़ है, वो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन लॉन्ग मार्च के लिए जिस नफरी को इस्लामाबाद पहुंचाया गया है, अभी तक वो नफरी जो है 51 करोड़ 48 लाख रुपए का खाना खा गई है। यानी जहर खाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। मुख्तलिफ सूबों से पुलिस को इकट्ठा किया हुआ है, FC को इकट्ठा किया हुआ है, रेंजर्स को भी, इस्लामाबाद पुलिस को भी, और अब उनको खाने रोज़ाना की बुनियाद पे खिलाए जा रहे हैं। तो गरीब मुल्क का 51 करोड़ 48 लाख रुपए का खाना खा गई पुलिस। अब जिन लोगों को इमरान खान की 1 करोड़ की सिक्योरिटी के ऊपर या 2 करोड़ की सिक्योरिटी के ऊपर एतराज़ होता है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म सबको मिलती है, हर एक को मिलती है। साबिक आर्मी चीफ है उसको भी मिलती है, सबको मिलती है। लेकिन आर्मी चीफ के ऊपर कोई नहीं पूछता कि साबिक आर्मी चीफ को इतनी सिक्योरिटी क्यों मिल रही है और उसके ऊपर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। क्या कभी किसी ने पूछा कि साबिक चीफ जस्टिस को कितनी सिक्योरिटी मिलती है और उस पर कितने पैसे खर्च होते हैं? कोई भी नहीं। क्या कभी किसी ने पूछा कि साबिक आर्मी चीफ को कितनी सिक्योरिटी मिलती है और उसके ऊपर कितने पैसे खर्च होते हैं? कोई भी नहीं। क्या कभी किसी ने पूछा कि रिटायर IG साहिबान और चीफ सेक्रेटरी साहिबान जब वो बाद में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनको कितने मुलाजिम मिलते हैं और कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं? क्या किसी ने पूछा? कभी किसी ने नहीं पूछा। ये सारा नज़ला जो है वो सियासतदानों के लिए रखा गया है और हमेशा सियासतदानों के ऊपर गिरा दिया जाता है। यानी इमरान खान साहब के जो बुलेट प्रूफ शीशे आए उनके बारे में ये खबर चलाई गई कि इमरान खान की रिहाइशगाह पर 90 लाख रुपए के बुलेट प्रूफ शीशों की तनसीब शुरू कर दी गई है। यानी इमरान खान साहब, और एक कोई और फोटो किसी और की ब्लर करके लगाई गई है कि इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के ऊपर 90 लाख रुपए के बुलेट प्रूफ शीशों की तनसीब शुरू कर दी गई है। यह है जी खबर, यह खबर दी गई है और दी है जियो ने। अब ज़रा असल खबर सुने कि इस खबर का दूसरा हिस्सा यह है जिसको किसी ने बयान नहीं किया कि बुलेट प्रूफ शीशों की कीमत हुकूमत वक्त अदा नहीं करेगी, सरकारी खर्चे से अदा नहीं होंगे, इमरान खान साहब खुद अदा करेंगे। ये है जी दूसरी खबर जिसको छुपा दिया जाता है। तो इस तरह एक प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है और पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इसका हिस्सा बन रहा है। आज एक और प्रोपेगेंडा वॉर शुरू की जाएगी और वो शुरू की जाएगी 10 बजे जियो से। और एक चाबी वाला खिलौना है जिसको अरेंज किया गया है, हो सकता है आज शुरू कर दी जाए या 1-2 दिन इसमें ले लें, लेकिन ज़्यादा इम्कानात मेरी इतला के मुताबिक ये है कि आज ही शुरू किया जा सकता है। एक चाबी वाला खिलौना है, उसको दुबई में अरेंज किया गया है और उसको चाबी भर दी गई है। तमाशा जो है वो जियो TV से गालिबन शुरू किया जाएगा। इस किस्म की शुनीद है और ख़बर मेरी है मेरे पास, और असल खबर मैं जानता हूँ कि वो तमाशा है क्या और बनाया कैसे गया है। ज़रा पहले इनको बात कर लेने दें, अपने बयानात दे लेने दें, फिर मैं तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि ये गेम कैसे किया गया है और किसने किया है और किस तरीके से इसको किया है। अरशद शरीफ भाई वाले मामले के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया ने एक बड़ी बेशर्मी का किरदार अदा किया है। समा TV ने तो हद ही पार कर दी है। यानी अब वो ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ अपनी फैमिली को नैरोबी में सेट करना चाहते थे
वो कीनिया के अंदर कारोबार करने का सोच रहे थे। यार खुदा का नाम लें आप, वो वहाँ रहना नहीं चाह रहे थे। जिन लोगों से उनकी बात हो रही थी वो वापस आना चाह रहे थे। उन्होंने अपनी वाइफ को क्या कहा था, उनकी वाइफ से आप पूछिए। वो कब वहाँ से निकलने वाले थे और अब कहाँ जाने वाले थे, ये भी आप पूछिए। अगला मुल्क कौन सा था जिसके लिए वो अरेंज कर रहे थे, ये भी आप पूछिए। ये सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन झूठ तो ना बोलें। अपने ये तो गिद्ध भी नहीं खाते अपने भाई का गोश्त, तो आप अपने शहीद होने वाले भाई का गोश्त खा रहे हैं, उसके साथ आप जुल्म कर रहे हैं। यानी अरशद शरीफ वाले मामले के ऊपर ना हमारा हर मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो रहा है। पहला मौक़िफ़ ये था कि अरशद शरीफ का वाक़या हादसाती तौर पे नहीं हुआ। हम ये कह रहे थे उनको कत्ल किया गया है और ये टारगेट किलिंग का वाक़या है और अरशद शरीफ को बाकायदा घात लगाकर मारा गया है, उसको जानबूझकर कत्ल किया गया है। पहला मौक़िफ़ हमारा ये था। कीनियन पुलिस ने कोई और मौक़िफ़ दिया कि हादसा हो गया। वही मौक़िफ़ जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला पाकिस्तान हुकूमत ने भी दिया, लेकिन वक्त ने साबित किया कि जो हमने कहा था वो ठीक साबित हो रहा है। और अब पोस्टमार्टम की रिपोर्टें बता रही हैं कि कोई 3 फुट से, कोई कह रहा है 6 फुट से गोली चली है। अरशद शरीफ साहब को गाड़ी के अंदर से गोली मारी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब को गोली मार के बिठाया गया है। तो ये साबित करता है कि जो पहले दिन वाला मौक़िफ़ हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत कीनिया का था वो गलत था। अरशद शरीफ भाई के बारे में जो हमारे खदशात थे वो दुरुस्त थे कि उनको टारगेट किलिंग उनकी की गई है। दूसरा मौक़िफ़ बनाया गया कि 3 घंटे तक टॉर्चर किया गया। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्टें और बाकी सारी चीज़ें हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि 3 घंटे तशद्दुद वाली बात हमें हज़म ही नहीं होती और टाइमिंग भी मैच नहीं करती। दूसरा, दिल को भी बड़ी तकलीफ़ होती है जब ये बात सुनते हैं। तो ये तो ऐसे है कि आपने मरे हुओं को मारना है। तो वो खबर भी अल्लाह का शुक्र है कि गलत साबित हुई कि 3 घंटे तक बिठाकर टॉर्चर किया गया, उंगलियों के नाखून खींचे गए, उंगलियों को तोड़ा गया, पसलियों को तोड़ा गया। वो सारी चीज़ें पोस्टमार्टम बता रहा है कि खींचातानी के ज़ुमरे में तो आ सकती हैं। फौरी तौर पे अगर कोई गोली चला रहा है तो उसकी मज़ामत या उसकी जो तकलीफ़ है उसके ज़ुमरे में तो आ सकती हैं, लेकिन वो एक तसलसल के साथ कत्ल करने से पहले जो एक बाकायदा बांध के पकड़ के टॉर्चर होता है उसके ज़ुमरे में उन्होंने इनकार कर दिया है दोनों पोस्टमार्टम ने कि ऐसा नहीं हुआ। अब इन खबरों की दोनों चीज़ें जो हम कह रहे थे वो दोनों ठीक साबित हुई हैं। अब मामला यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि उन्होंने अरशद शरीफ शहीद भाई के मामले के ऊपर खुद एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाना है या उनकी फैमिली और हम सब मिलकर वकला का एक बड़ा तगड़ा पैनल करें और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस को लेकर आएँ और वहाँ पे हम मजबूर हो जाएं कि इस केस को हम लड़ते रहें अदालत में और तमाम शवाहिद वहाँ पे मंगवाए जाएं और दोबारा इस सारे मामले की इंक्वायरी करवाई जाए। ये फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करना है। बहरहाल इसमें इस केस में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फैसल वाडा और मुराद सईद को तलब कर लिया है और मुराद सईद तो बहुत कुछ जानते हैं। फैसल वाडा उतना ही जानते हैं जितना उनको बताया जाता है, जितना उनके जो ताकतवर लोग उनको बता रहे हैं फैसल वाडा उतना ही जानते हैं। लेकिन मुराद सईद को मैं जानता हूँ कि हम सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिन लोगों के पास है उनमें एक मुराद सईद हैं और मुराद सईद ने इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक नहीं रखी हुई, कुछ और लोगों तक भी दी हुई है। तो ये इन्फॉर्मेशन कई जगह पे फ्लोट कर रही है और उसका एक बड़ा हिस्सा मुराद सईद के साथ है, तो वो बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले इस कमीशन को उनकी फैमिली जो है अरशद भाई की वो कबूल करे। इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए जो JIT कायम की गई है पंजाब में, उसने काम करने से इनकार कर दिया है। अच्छा, होता यह है कि जब आप ताकतवर आदमी के खिलाफ कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, कोई JIT बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो काम ही नहीं करना चाहती। आपको याद है शरीफ खानदान का केस ही नहीं सुनना चाहता था कोई जज, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन होता है, फिर पूरा का पूरा एक NRO 2 मुकम्मल होता है, फिर जाके केस सुनते हैं। मरीम नवाज का तो केस पासपोर्ट वाला कोई जज लेता ही नहीं था, 4-4 मरतबा जो है बेंच टूटे हैं, जजेस केस सुनना ही नहीं चाहते थे, इतना तंग थे। तो इसी तरह जो ये ताकतवर लोग हैं इनके खिलाफ भी कोई नहीं चाहता कि वो किसी JIT का हिस्सा हो। राणा सनाउल्लाह है, शहबाज शरीफ है, चलो ये तो आम आदमी हो गए, मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, ISI के DGC हैं, तो वो एक बड़ी बात है। तो लोग जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया है और JIT ने काम करने से इनकार कर दिया है। महकमा दाखिला सिर्फ वाक़े की तफ्तीश के लिए सिर्फ लेटर ही जारी कर सकी है, अरकान को अब तक पंजाब हुकूमत या IG से किसी ने आगाह नहीं किया। JIT ज़राए के मुताबिक IG पंजाब भी मुकदमा दर्ज होने के बाद चुपचाप 14 रोज़ की एक्स पाकिस्तान लीव पर चले गए हैं, यानी वो भी निकल गए हैं और नए IG ने भी कोई इसके ऊपर अहकामात नहीं दिए। तो आप समझ सकते हैं कि ताकतवर अगर कोई है इस मुल्क में तो उसके खिलाफ कैसे मुमकिन है कि JIT काम कर सके।
इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का नया प्लान तैयार हो गया है और ट्रेंडिंग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो 2 नंबरियाँ हैं वो जारी हैं पीएमएलएन की, पीपल्स पार्टी की, लेकिन रोज़ाना मुंह की खानी पड़ती है। अभी जब आप ये वीलॉग सुन रहे होंगे तो एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा होगा, उसके ऊपर अगला वीलॉग करेंगे, तफसीलात आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी की मीटिंग हुई है और उस पार्टी की मीटिंग के अंदर अहम फैसले किए गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क़ब्ल वक्त इंतखाबात की नई हिकमत अमली के लिए पीटीआई ने अवामी दबाव को बढ़ाने का फैसला किया है। ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, ज़्यादा बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। इमरान खान साहब का जो रावलपिंडी वाला इज्तिमा होगा उसके लिए पूरे पाकिस्तान को दावत दी जाएगी और फिर लोगों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर रोका जाएगा। ये इतने लोग होंगे कि एक शहर के अंदर पूरे भी नहीं आ सकेंगे, इस तरह के लोग कुछ क्लेम कर रहे हैं। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग पूरे पाकिस्तान से पहुंचेंगे और एक दबाव बन जाएगा जुड़वां शहरों के ऊपर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी पे। और इस मुशावरती इजलास के अंदर जो पीटीआई के अहम तरीन लोग हैं उन्होंने सबने इसमें शिरकत की थी और ये कहा है कि अवामी सतह पर मीडिया के महाज पर हर जगह के ऊपर इस मामले को बहुत ज़्यादा उठाया जाए। दूसरी जानिब ये बयानियाँ बनाने की कोशिश नाकाम हो गई है पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की कि इमरान खान ने बैरूनी साजिश के अपने बयानिए से यू टर्न लिया है, बल्कि इमरान खान साहब ने वो इंटरव्यू का पूरा क्लिप जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि मैं बैरूनी साजिश कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ, दोस्ती सबके साथ करना चाहेंगे, ग़ुलामी किसी की नहीं करेंगे। यही है वन लाइनर पाकिस्तान का। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।